हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में, यानी कि मानव रुधिर, जो हमारा पीजीटी होम साइंस के फिजियोलॉजी पार्ट से फोर्थ पॉइंट है, जिसमें पूछा गया है रुधिर और प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड का ये पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड और भी हम बहुत सारी वीडियोज आपको शेयर कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे, बट इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी ही वीडियो हिंदी कंटेंट में होगी, जो लोग हिंदी में प्रेफर करते हैं, और आने वाले टाइम में ब्लड के ऊपर हम इंग्लिश के में जो नोट्स हैं उनको भी शेयर कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। ये जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें आपका ब्लड आता है, आपकी रुधिर वाहिकाएं आती हैं और हृदय आते हैं, यानी कि ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं या फिर मेन ऑर्गन्स हैं, ये इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड एक जीवन द्रव है, यानी कि वाइटल फ्लूइड होता है ये, जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी जीवित माध्यम पर ही आधारित होते हैं। रक्त शरीर की नलिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह बहता रहता है। तो मीन्स ये हमारी बॉडी में फ्लोट होता रहता है, घूमता रहता है इधर से उधर। और हमारे शरीर, जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, शरीर में रक्त का कुल परिमाण जो लगभग होता है वो 5 लीटर होता है, यानी कि शरीर के भाग का 12वां हिस्सा, यानी कि आपकी बॉडी का 12th पोर्शन जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। रक्त का आधे से कुछ अधिक भाग, यानी कि 55% तरल या फिर प्लाज्मा होता है, और शेष आपका 45% रक्त कोशिकाओं का ये बना हुआ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड है, आपका ब्लड आपकी बॉडी में 5 लीटर होता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके शरीर के बाहर का 12वां हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ब्लड है वो आपका बेसिकली 2 कंपोनेंट में बना है, एक तो प्लाज्मा है और बाकी का भाग है। तो प्लाज्मा जो है वो 55% बना रहा है, और जो शेष भाग है वो 45% रक्त कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इन सभी का बना हुआ होता है। अगर हम इसकी ब्लड की बात करें तो ये एक विशेष तत्व होता है, जिसमें जो कि बहुत सारे कामों को संपन्न करता है, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस को फुलफिल करता है, जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरीके से काम कर पाती है। जैसे कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, इन सभी को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाना, उनका सिक्रिएशन करना, उनको एक्सक्रीट करना, ये सभी काम आपकी बॉडी के थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू बॉडी में करवाए जाते हैं। ये आपकी बॉडी से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उनको भी एक्सक्रीट करने का काम करता है। ये जो आपके लंग्स होते हैं, उनमें पहुंचकर लाल रक्त कणिकाओं की, हीमोग्लोबिन की सहायता करता है, और श्वास में ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए, उसका संवहन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। यानी कि आपके लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम बेसिकली आपका ब्लड करता है, और वहां से आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम भी ब्लड करता है। पचा हुआ भोजन रुधिर में प्लाज्मा में मिल जाता है, और यह शरीर के भिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। यानी कि प्लाज्मा भी किसका पार्ट है? वो भी ब्लड का पार्ट है। और वो क्या करता है, बहुत सारे आपके पचे हुए भोजन में जो गुण होते हैं, वो सारी चीजें हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। जो रक्त है वो ऊतकों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाने, उनको निष्कासित करवाता है। यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम आपका ब्लड करता है। ये उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू करवाया जाता है। उसके बाद आता है, जैसे कि आपकी बॉडी से क्या क्या एक्सक्रीट होता है। यूरिया होता है, जो कि आपकी किडनीज के थ्रू निकाला जाता है। जो आपकी स्किन होती है, उसके थ्रू अनावश्यक जल, जैसे कि आपका स्वेटिंग है, पसीना है, वो आपका एक्सक्रीट होता है। आपके जो लंग्स होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी से ये सारी चीजें ब्लड के थ्रू एक्सक्रीट करवाई जाती हैं, यानी कि उसका कहीं ना कहीं रोल होता है। ब्लड आपका हार्मोन्स, एंटी टॉक्सिन्स और एंटी
एंटीबॉडीज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का भी काम करता है। ये जल संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से भी बचाता है। रक्त जो है वो जल का भी संवहन करता है, जिससे आपके बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको मुलायम बनाता है, और आपकी जो बॉडी में फ्लूइड है उसकी मात्रा को सही रखता है, और ऑस्मेटिक जो प्रेशर है उसको भी इक्विवेलेंट रखता है, जिससे आपकी बॉडी में टेम्परेचर है, जो आपका स्वेटिंग है, ये सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं। आपकी बॉडी में जब चोट लग जाती है तो उसमें क्लॉटिंग करने का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, जो आपका ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का काम भी ब्लड करता है, आपको हेमरेज से बचाता है। तो इस तरीके से ब्लड आपके जीवन को बचाने का काम भी करता है। इसके रक्त अपने आयतन यानी कि वॉल्यूम तथा विस्कोसिटी में परिवर्तन लाकर ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण करता है। जब आपका ब्लड प्रेशर आपका हाइपर एक्टिव या फिर हाइपो एक्टिव हो जाता है तो ये अपने विस्कोसिटी और वॉल्यूम में चेंजेस लाकर आपके बॉडी के प्रेशर को, बॉडी में ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। आपने देखा कितने सारे काम ब्लड हमारी बॉडी में करता है। आपसे पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आप इन सभी को याद रखेंगे कि किस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में किन किन कामों को करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे कि आपका है ऑस्मेटिक प्रेशर है, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हेमोरेज क्या होता है या फिर क्लॉटिंग क्या होती है, ये सारी ही चीजें आपको याद रखनी होंगी। फिर हम बात करते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि संगठन। जो ब्लड है वो रक्त एक लाल ऊतक है जो दो भागों का बना होता है। एक तो तरल अंश होता है जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि एक तो लिक्विड पार्ट है आपका जिसमें ब्लड प्लाज्मा होता है, और दूसरा भाग आपका ठोस होता है जो कि कोशिकाओं के रूप में होता है। रक्त में 45% भाग जो है उसमें कण होते हैं, यानी कि जो ठोस वाला पार्ट है वो आपका 45% होता है। जो शेष आपका भाग बचता है 55%, वो आपका ब्लड प्लाज्मा है। ये हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं। आपके जो रक्त के कण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जिसे हम रेड ब्लड कॉपल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिन्हें हम व्हाइट ब्लड कॉपल्स कहते हैं, और साथ में आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों ही आपके रक्त कण के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तो ब्लड है, ब्लड में बेसिकली 2 कंपाउंड होते हैं, प्लाज्मा और आपका कार्पल्स। जो कार्पल्स होते हैं जो आपके वो 3 टाइप के होते हैं, आरबीसीज जिन्हें एंथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तीनों ही आपके जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो आपको याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट याद कर लिया तो ये सफिशिएंट है। आपसे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है, या फिर प्लेटलेट्स का दूसरा क्या नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा भी हमारा इसी की 4th पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा एक द्रव्य है जो हल्के पीले रंग का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा का रंग क्या होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। ये रुधिर का कितना पार्ट बनाता है, तो आपको याद रखना है कि 50 to 55% पार्ट बनाता है। इसकी रचना शरीर के विभिन्न भागों में तथा विभिन्न समय पर अलग अलग होती है। मतलब आपके बॉडी में डिफरेंट स्टेजेस पर और डिफरेंट पार्ट्स में इसकी संरचना बिल्कुल अलग होती है। सामान्य रूप से इसमें 90% तक पानी होता है। आपको इसका कॉम्पोजिशन याद रखना है कि इसमें 90% वाटर है, 6 to 9% आपका प्रोटीन है, बाकी आपका शुगर, फैट और 1% अकार्बनिक लवण भी है इसमें। रक्त जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो ब्लड प्लाज्मा में स्थित फाइब्रिनोजेन प्रोटीन ही जमकर रक्त का थक्का यानी कि क्लॉट बनाने में हेल्प करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये पूछा जा सकता है। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइब्रिनोजेन किस में पाया जाता है, आरबीसीज में, डब्ल्यूबीसीज में, प्लेटलेट्स में, या फिर प्लाज्मा में। तो आपको फाइब्रिनोजेन को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका।
उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कापल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है हमारा आरबीसी, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है ब्लड में। ये किसी भी एक मेल फिगर में इनकी संख्या आपकी 500,000 प्रति घन मिलीमीटर हो सकती है, और मादा में ये इनकी संख्या कम होती है। इनका जो व्यास है वो 7.5 यू होता है, और मोटाई आपकी 1.1 to 2। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हिंदी में कंटेंट बहुत स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर उनको ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये जो है इनकी जो शेप होती है वो नन्ही नन्ही गोलाकार, यानी कि बहुत स्मॉल स्मॉल और गोल होती हैं। ये चपटी टिकियाओं के समान होती हैं। बाइकॉनकेव होती हैं, यानी कि उभयतल होती हैं। केंद्रक विहीन होती हैं। ये चिपकने की क्षमता होती है इनमें आपस में। और ये कोशिका द्रव्य में लाल रंग का हीमोग्लोबिन नामक आयरन यौगिक होता है इनके अंदर। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में होता है, वो आरबीसीज में होता है। हीमोग्लोबिन में लोहयुक्त प्रोटीन और आयरन यौगिक हिमेटिन पाया जाता है। अब आपको ये टर्म भी याद रखना है, हिमेटिन, हीमोग्लोबिन, ये और ये आयरन यौगिक होता है आपका हीमोग्लोबिन, ये भी आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है हीमोग्लोबिन? आयरन फेरस अवस्था में होता है, और इसमें ऑक्सीजन के संयोग करने की क्षमता होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। ये संयोग अस्थायी होता है, मतलब ये जब कंबाइंड होते हैं तो ये परमानेंट नहीं होते, बल्कि ये किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये क्लब होते हैं, या फिर ये संयोग होता है इनका। संयोग आपका जब ये संयोग हो जाता है इनका, तो इन्हें ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाते हैं। ये कम ऑक्सीजन वाले भागों में पहुंचकर इनका विघटन हो जाता है और ऑक्सीजन को स्वतंत्र कर देते हैं। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का काम, यानी कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं। इनकी जो आरबीसीज होती हैं उनकी ऑन एन एवरेज एज है वो 110 से 120 दिन होती है। अगर आपको दोनों ही चीज पूछी जाए तो आप ऑप्शन में 120 डेज को सिलेक्ट करेंगे। ये यूजुअली प्लीहा, जिन्हें इसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, उसमें जाकर इनका पाचन कर लिया जाता है, या फिर ये नष्ट हो जाती हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो याद रखने हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये आरबीसीज की अपेक्षा कम होती हैं, लेकिन ये साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं। इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये आपके रोगजनक अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब भी आप पैथोगेनिक स्टेज में होते हैं तब आरबीसीज मल्टीप्लाई होने लगती हैं और डेवलप होने लगती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसीज में होता है। इनका जीवन काल लगभग 2 सप्ताह होता है, जबकि आपका जो आरबीसीज का लाइफ थी वो 120 डेज थी। जो आरबीसीज हैं, जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उनका निर्माण बोन मैरो में, यानी कि रक्त मज्जा में होता है। ये इनके अधिक उत्पादन व रुधिर में इनकी संख्या वृद्धि होने से ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। आपको ये टर्म याद रखना है, ल्यूकीमिया क्यों होता है, किसके कारण होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसीज के कारण होता है, ये याद रखना है। आपको याद रखना है कि बोन मैरो में डेवलप होती हैं। 2 सप्ताह इनका जीवन काल होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये आपकी रोगजनक अवस्था में मल्टीप्लाई होने लगती हैं, और 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। अगर हम डब्ल्यूबीसीज को डिवाइड करें तो इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि कणिकामय और कणिका रहित, जिन्हें हम इंग्लिश में ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अगर ग्रेन्युलोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें विभिन्न आकृति के कण निलंबित रहते हैं, और केंद्रक जो है वो लोब्ड होता है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में, पालियों में विभाजित होता है। इसमें 2 से 5 पिंडक होते हैं।
पॉलीमॉर्फिक इन्हें हम इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं इसलिए हम पॉलीमॉर्फिक भी इन्हें कहते हैं। और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो है आपका एसिडोफिल्स, और या फिर इसे हम इयोनोफिल्स कहते हैं, और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। एक पीछे हमारी स्लाइड रह गई थी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको पूरा ब्लड के बारे में एक बार में देखना है तो इसका संगठन हम देख सकते हैं कि इसमें 90 to 92% आपका जल होता है, प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनजिन 6 to 8%। कंप्लीट ब्लड की बात हो रही है यहाँ पर। और अकार्बनिक लवण जैसे कि आपके Na है, K है, Mg है, Ca है, Fe है, ये सारी चीजें 1 to 2% होती हैं। और बाकी आपके अन्य भोज्य पदार्थ जैसे कि आपका शर्करा, अमीनो अम्ल, फसीय अम्ल, ये 1 to 2% होते हैं। बाकी आपके ये सारी चीजें भी ब्लड में उपस्थित होती हैं, तो आपको याद रखना है। विषैली गैसों को आप जरूर याद रखें, इसमें कौन कौन सी विषैली गैसें होती हैं। तो हम मूव करते हैं वापस से अपने ग्रेन्युलोसाइट्स हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ये कणिका विहीन कोशिकाएं होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। एक होते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स और जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं वर्ग के ये WBCs बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर में रक्षा करते हैं। और ये अपने भक्षण क्षमता, इनमें अपनी एक भक्षण क्षमता होती है जिसके कारण बैक्टीरिया या फिर अन्य बाह्य पदार्थ जो भी फॉरेन बॉडीज बॉडी में आ जाती हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड, तो कोविड में क्या हो रहा है कि एक जो अननेसेसरी जो आपके बैक्टीरिया है वो बॉडी में आता है, तो WBCs डेवलप होने लगती हैं और फॉरेन मटेरियल जो भी हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको किल करने लगती हैं। और इस कारण इन्हें फेगोटोसाइट्स भी कहते हैं। तो आपने देखा इन्हें फेगोटोसाइट्स क्यों कहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्षतिग्रस्त ऊतकों को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित कर देती है, मतलब जो भी टिश्यूज आपके डैमेज हो जाते हैं उनको भी बॉडी से इसी के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट आता है ब्लड में। ब्लड में जो हमारा कण थे उनका जो है थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे हम प्लेट्स भी कहते हैं, केवल स्तनधारियों में के रुधिर में पाया जाता है। ये इनका कार्य रुधिर में थक्का जमाने का काम करता है। ये आरबीसीज के समान ही बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 3 लाख होती है प्रति घन मिलीमीटर। केंद्रक अनुपस्थित रहता है इसमें, ये शरीर के बाहर निकलते ही टूट जाती हैं, इसीलिए इनकी रचना का अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है कि पर्टिकुलरली किस प्रकार की, किस रचना की होती हैं। आरबीसीज के साथ इनका विकास आपका रेड बोन मैरो में होता है। कुछ विशेष महाकोशिकाएं गेंड सेल्स के कारण इनके विघटन से ये बनती हैं। ये बड़ी महाकोशिकाएं मेगाकैरियोसाइट्स कहलाती हैं और कुछ घंटों के लिए ही ये जीवित रहती हैं। इस तरीके से हमने बेसिक अपना पढ़ लिया है ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी कमी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर अ विजिटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। Bye bye.